नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था रेफ्रिजरेशन सिस्टम या प्रशीतन निकाय या प्रशीतन पद्धति कैसे कार्य करती है या किन दो साइकिल्स पर वर्क करती है। आपको बताया गया था कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो दो साइकिल पर वर्क करता है। पहले थी ओपन साइकिल और दूसरी थी क्लोज साइकिल। तो जो हमारी ओपन साइकिल थी उसमें जो प्राकृतिक विधि से प्रशीतन किया जाता था वो साइकिल उस पर आधारित है, या बोल सकते हैं कि ओपन साइकिल पर आधारित प्राकृतिक प्रशीतन तंत्र होते हैं, जो कि जिस वस्तु का हमें तापमान कम करना होता है उस वस्तु के सीधा संपर्क या डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। और जो हमारी बंद साइकिल है उस पर रेफ्रिजरेशन या बोल सकते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल और बेल कॉन्वेंस साइकिल इस पर आधारित है। इसी पर आधारित हमारी है वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो रिवर्स रेफ्रिजरेशन साइकिल है या रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो क्या है। एक वैज्ञानिक थे कार्नोट, या बोल सकते हैं कि कार्नोट का एक ऐसा सिस्टम था जो कि रिवर्स नहीं था, मतलब क्लॉकवाइज था। अब उन्होंने कुछ सुधार या फिर कुछ परिवर्तन किए जिसके आधार पर रेफ्रिजरेशन को बनाया, तो इन्होंने उसे रिवर्स कर दिया, मतलब उसी को उल्टा करके इन्होंने रेफ्रिजरेशन साइकिल या हमारी फ्रिज बना दी। तो जो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है ये घड़ी के उल्टी दिशा के अनुसार बना हुआ है कि इसमें जो भी प्रोसेस होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, और फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई की जाती है या इस पर आधारित जो हमारी साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करती है, और इस पर आधारित जो हमारा प्रशीतन तंत्र है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके कौन कौन से घटक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये क्या है, ऊष्मा इंजन के लिए एक कार्नोट चक्र में ऊष्मा उच्च तापमान से कम तापमान को जाती है। इसमें क्या है कि जो हमारा कार्नोट चक्र ऊष्मा इंजन था, कौन ऊष्मा इंजन था, उसमें क्या होता था कि उच्च तापमान से ऊर्जा को निम्न तापमान की ओर ले जाते थे, लेकिन तथा ऊष्मा का क्षय कार्य के रूप में उत्पन्न होता था कि जब हम ले जाते थे ऊष्मा को कहां से, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, तो जो वो ऊष्मा क्षय होती थी या खत्म होती थी वो कार्य के रूप में हमें प्राप्त हो जाती थी। जैसे नॉर्मली आपने एक इंजन देखा होगा, हम लोग उसे चलाते हैं और हमें उससे कार्य मिलता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो जो यहाँ पर ऊष्मा उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर जाती है, वो जो ऊष्मा क्षय होती है या खराब होती है वो हम लोगों को कार्य के रूप में प्राप्त हो जाती है, उसका रूप चेंज हो जाता है। क्योंकि ऊष्मा संरक्षण के नियम से बताया गया है कि ऊष्मा को ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ऊष्मा अगर जा रही है तो वो खत्म नहीं होगी, किसी ना किसी रूप में हमें फिर से प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि ऊष्मा इंजन में हमें कार्य के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो आगे देखते हैं प्रशीतन में रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये आरसीसी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसे समझ लीजिएगा। आरसीसी प्रयोग में लाया जाता है। अब क्या है, इसमें जो हमारा कार्नोट ये ऊष्मा इंजन था इसमें कार्नोट चक्र प्रयोग किया जाता था कि उच्च स्थान से निम्न स्थान पर ऊष्मा जाती है, लेकिन यहां पर उसका उल्टा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निम्न तापमान से, मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान से उच्च तापमान में यहाँ पर ऊष्मा जाती है, और उसी पर आधारित हमारा जो
प्रशीतन तंत्र है पूरा कार्य करता है। हमारा जो ऊष्मा इंजन था वो उच्च तापमान से कम तापमान को जाती थी यहाँ पर ऊष्मा, और यहाँ जो हमारा प्रशीतन तंत्र होगा उसमें क्या होगा, कम तापमान से अधिक तापमान की ओर ऊष्मा जाएगी। अब हमारा जो ऊष्मा इंजन था वो कार्नोट चक्र पर आधारित था जो कि क्लॉकवाइज चलता था, लेकिन ये उसका जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पर नियम वही लग रहा है लेकिन उसका अपोजिट नियम लग रहा है, इसलिए इसे रिवर्स बोल देते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में इसमें कार्य होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कम तापमान से अधिक तापमान की ओर ऊष्मा भेजी जाती है। आगे देख लेते हैं, यदि निम्न तापमान उच्च तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह करें तो ऐसा करने के लिए बाह्य कार्य करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जब हम ऊष्मा को निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर भेजते हैं तो कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल या बाह्य कार्य करना ही पड़ेगा किसी ना किसी प्रकार से। जैसे मान लीजिए आप एक पुल ये देख लीजिए, इधर ये उतरने वाला रास्ता है, ये मान लीजिए चढ़ने वाला रास्ता है और ये उतरने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो अगर हम लोग उच्च से निम्न की ओर जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। देखते ही होंगे आप लोग जब साइकिल से जाते हैं तो यहाँ से आसानी से नीचे चले जाते हैं, आपको पैडल तक नहीं मारनी पड़ती है। लेकिन अगर निम्न से उच्च की ओर मतलब नीचे से पुल के ऊपर चढ़ेंगे तो हमें अधिक कार्य करना पड़ता है या अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। इसके ऊपर पैडल के ऊपर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जब हम निम्न तापमान से ऊष्मा को उच्च तापमान की ओर ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। ऊष्मा इंजन में क्या होता था कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ले जाते थे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, आसानी से वो ऊष्मा जाती थी, क्षय होती थी और हमें कार्य बल्कि मिल ही जाता था कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर क्या है, निम्न से उच्च की ओर जाएगा, तो जब कोई चीज निम्न से उच्च की ओर जा रही है तो हमें कुछ ना कुछ बाह्य कार्य अवश्य करना ही पड़ेगा। यही हमारी जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है। आगे देख लेते हैं, यह सैद्धांतिक रूप से परिवर्तित कार्नोट चक्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यह कार्नोट चक्र द्वारा काम पूरा किया जाता है। यह एक आदर्श चक्र है। ये क्या है? आइडियल साइकिल है। यह प्रयोगात्मक रूप से संभव नहीं है, यह प्रयोगों द्वारा संभव नहीं है, ये सिर्फ एजम्पशन है या एज्यूम है, सोचा गया है सिर्फ। देख लेते हैं आगे। इस चक्र के द्वारा यह पता चलता है कि किसी प्रशीतन का अधिकतम कार्य गुणांक कहां तक होगा। तो इस चक्र द्वारा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, किसी प्रशीतक की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, या किसी दो प्रशीतक के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को की तुलना करते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऊष्मा इंजन और कार्नोट साइकिल या प्रशीतन तंत्र की भी तुलना कर सकते हैं इस साइकिल के द्वारा। अब हम लोग आगे वही देखने वाले हैं कि प्रशीतन तंत्र जो हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल है उस पर किस तरीके से आधारित है या किस तरीके से वर्क करता है, और इन दोनों के ऊष्मा इंजन और प्रशीतन तंत्र में क्या देखेंगे, एक रिलेशन देखेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा आगे का प्रोसेस है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है वो किस तरीके से चलती है। तो ये दो ग्राफ दिखाए गए हैं आपको, एक है पीवी जिसे आयतन और दाब डायग्राम या फिर ग्राफ बोलते हैं, और जो दूसरा है वो T5 डायग्राम या फिर एंट्रोपी और तापमान प्रक्रम या फिर ग्राफ बोला जाता है। तो देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। अब क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि ए स्थान पर, इस पर ए पॉइंट पर या एक बिंदु पर, माना बिंदु एक पर किसी सिलेंडर में वायु भरी है, जैसे एक ये सिलेंडर ले लिया कोई इस तरीके से,
ये पिस्टन हो गया, ये रॉड हो गई, यहां पर क्या है, वायु भरी हुई है। इसमें जब वायु भरी हुई है तो जो हमारा प्रक्रम 1 से 2 तक जब जाता है तो इसे हम लोग सम एंट्रोपी प्रक्रम बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एंट्रोपी समान रहती है। यहां से यहां तक आएंगे तो एंट्रोपी हमारी समान रहेगी, और जो तापमान है वो T1 से घटकर T2 हो जाता है। तो जब आगे लिखेंगे वायु भरी रहती है प्रक्रम 1-2 को सम एंट्रोपी, देख लीजिएगा सही से, सम एंट्रोपी प्रक्रम कहते हैं, जिसमें तापमान T1 से घटकर T2 रह जाता है। ठीक है, तापमान क्या है, यहां से यहां पर आ गया, ये कम ही तो हो रहा है, 0 के करीब आ रहा है। अब क्या करते हैं, इस पिंड के या फिर इस सिलेंडर के संपर्क में हम लोग कुछ ठंडी वस्तुएं या फिर शीत पिंड लाते हैं। मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा, ये क्या है, शीत पिंड है, जो कि इसके संपर्क में हम लोग कुछ इस तरीके से लाते हैं। अब क्या है, जो ऊष्मा है हमारी वह शीत पिंड से वायु को दी जाती है। अब भाई हमारी जो वायु है वो गर्म वायु है, और जो पिंड है उसमें ठंडी शीत है या ठंडकपन है। तो क्या है, ऊष्मा ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर प्रवाहित होगी, वो भी ठंडा होने का प्रयास करेगी। तो हमारा जो प्रक्रम है वो 1 से 2 आने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है और दाब घटता है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आगे, T2 रह जाता है। अब शीत पिंड को सिलेंडर के संपर्क में लाते हैं, और शीत पिंड से ऊष्मा वायु को दी जाती है, वायु को दी जाती है। इसे आप लोग साथ में नोट करते जाइएगा, दी जाती है, जिसमें आयतन बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता या दाब घटता है, जिसमें आयतन आगे बढ़ने पर दाब गिरता, दिख रहा होगा, दाब गिरता रहता है। तो क्या है, इस प्रकार से हमारा जो पहला 1 से 2 प्रक्रम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रक्रम 2 की ओर चलते हैं। जब हमारा पिंड या वायु जो है प्रक्रम 2 से 3 की ओर जाती है तो उस प्रक्रम को हम लोग समतापीय प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, तापमान समान होता है और एंट्रोपी यहां पर बढ़ जाती है, phi1 से होकर phi2 तक पहुंच जाती है। अब प्रक्रम 2 व 3 में समतापीय
तापीय प्रक्रम होता है, जिसमें एंट्रोपी हमारी जो होती है, एंट्रोपी वो phi1 से phi2 पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? phi1 से लेकर phi2 पहुंच जाती है, जिसमें क्या है कि हमारा जो आयतन है वो आयतन बढ़ता है और उसके साथ साथ दाब भी बढ़ता रहता है धीमे धीमे। तो ये प्रक्रम भी इस तरीके से हमारा पूर्ण हो जाता है। अब जब हमारा प्रक्रम 3 से 4 पहुंचता है तो जो शीत पिंड हम लोगों ने सिलेंडर में लगाया था उसको हटा लेते हैं। अब प्रक्रम 3 व 4 में शीत पिंड को हटा लिया जाता है। जब हम लोग इसे हटा लेते हैं तो जो हमारी एंट्रोपी है वो समान रहती है और जो हमारा तापमान है वो बढ़ने लगता है। फिर से वायु का तापमान बढ़ने लगता है। क्यों? हम लोगों ने प्रक्रम 1 से 2 में क्या किया था? शीत पिंड को लगाया था, जिससे तापमान हमने उसका वायु का कम किया था। अब जब 3 और 4 प्रक्रम में हम लोग शीत पिंड को हटा लेते हैं तो फिर से क्या होता है, जो वायु का तापमान है वह बढ़ने लगता है। और 2-3 पिंड में हमने क्या किया था कि समान तापमान पर ऊष्मा को निकाल लिया था। ठीक है, तो जो हमारा 3 और 4 प्रक्रम है इसे हम लोग सम एंट्रोपी संपीडन कहते हैं। ये क्या था? सम एंट्रोपी प्रसरण था। सम एंट्रोपी प्रसरण था क्योंकि प्रसार हो रहा था यहां से यहां तक। अब इसमें क्या है? संपीडन होगा। ये जो पिस्टन है इसको फिर से अंदर की ओर लाएंगे। ठीक है, 3 शीत पिंड को हटा लिया जाता है। इस प्रक्रम को सम एंट्रोपी संपीडन कहते हैं। तो हमारा जो 3 और 4 प्रक्रम है इसमें क्या होता है? दाब भी बढ़ता है और आयतन कम होता है। दाब बढ़ता जाता है, उसके साथ आयतन कम होता जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रक्रम 3 से 4 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब जब लास्ट प्रक्रम आता है 4 से 1 की तरफ, तब हम लोग क्या करते हैं? फिर से उस सिलेंडर में एक गर्म पिंड को स्पर्श कराते हैं या फिर गर्म पिंड को उसके करीब ले जाते हैं। तो फिर प्रक्रम 4 व 1 में गर्म पिंड को सिलेंडर के संपर्क में लाते हैं। इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? समतापीय संपीडन बोलते हैं। यहां पर क्या था? समतापीय प्रसरण था। ये इस वाले प्रक्रम को हम लोग समतापीय संपीडन कहते हैं। इस प्रक्रम को समतापीय संपीडन कहते हैं। इस तरीके से क्या होता है? जो गर्म वायु होती है वो फिर से प्रक्रम 1 पर आ जाती है। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं? शीत पिंड को फिर से स्पर्श कराते हैं। फिर से हमारा जो प्रक्रम होता है सम एंट्रोपी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आयतन बढ़ता है और दाब घटता है।
फिर से यही सारी क्रिया होती है जो पहले प्रक्रम में हुई। ऐसे ही हमारी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, रिवर्स कार्नोट साइकिल है, वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है और ये काम लगातार चलता रहता है जब तक हम उस जो भी हमारी मशीन है या उपकरण है उसको इलेक्ट्रिसिटी जब तक देते रहते हैं। अब क्या है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा इंजन और प्रशीतक की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में रिलेशन किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसे आप लोगों ने साथ में ही नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम अभी बने रहने देंगे, इसी से समझते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं, क्या माना बिंदु एक पर, एक पॉइंट जो है इस पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा दाब है वो P1 है। क्या दाब जो है P1 है, आयतन जो है V1 है, व जो टेम्परेचर है वो T1 है, वह T1 है। पर क्रमशः दाब, आयतन व परम तापमान है, जो टेम्परेचर है वो T1 है। अब क्या है, ये क्या होता है प्रक्रम, ये होता है प्रसारण होता है, इसमें प्रसरण है। तो जो यहाँ पर प्रसरण रेट है उसे हम लोग R मान लेते हैं। R क्या है, प्रसार अनुपात है, किसके लिए, 2 व 3 के लिए इसके और इसके लिए प्रसार अनुपात क्या है, R है। और प्रसार संपीड़न किसके लिए है, संपीड़न अनुपात 4:1 के लिए है। अब क्या है, ये जो दोनों अनुपात होंगे वो क्या है, समान होने चाहिए। जो इनके संपीड़न और प्रसरण का जो अनुपात है या रेशियो है, ये क्या है, दोनों में समान होना चाहिए। तो यहां पर लिख लेंगे ये दोनों अनुपात समान होने चाहिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसी को इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो रेट है वो समान होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या है। इसके आगे है जो शीत पिंड द्वारा निकाली गई ऊष्मा है। शीत भाई, जब पिंड को हम लोग गर्म, यहाँ पर गर्म वायु भरी हुई थी, अब जब इस शीत पिंड को इसके साथ स्पर्श कराएंगे तो शीत पिंड अपनी ओर ऊष्मा को अवशोषित करेगा, क्योंकि ऊष्मा इंजन की बात हो रही है कि ऊष्मा जो है उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, उसी के आगे जस्ट है, आप लोग सेम नोट करते जाइएगा। शीत पिंड द्वारा निकाली गई या निकाली गई ऊष्मा, इसे मान लेते हैं N बराबर क्या है, P2 V2 log R है। और क्या, गर्म पिंड द्वारा निष्कासित ऊष्मा, क्योंकि लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, गर्म पिंड को इसके स्पर्श में लाते हैं। निष्कासित ऊष्मा जो है वो है N बराबर P1 V1 log R। ठीक है, तो
इन दोनों में क्या हम कर लेते हैं, जो किया गया कार्य है 3 और 4 प्रकरणों में हम लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं जिसकी वजह से निम्न तापमान वाली ऊष्मा जो है उच्च तापमान में पहुंचती है। बिना कार्य के पहुंचेगी नहीं, ये स्टेटमेंट ही इसका कहता है कि अगर ऊष्मा में निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर ले जाना है तो कुछ ना कुछ हमें बाह्य कार्य अवश्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य क्या है, कार्य देख लेते हैं। किया गया कार्य, किया गया कार्य W बराबर हो जाएगी निष्कासित ऊष्मा, क्या चीज, निष्कासित ऊष्मा माइनस निकाली गई ऊष्मा। ठीक है, तो निष्कासित ऊष्मा डायरेक्ट लिख देते हैं P1 V1 log R माइनस P2 V2 log R। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कि कितना इसका निष्पादन गुणांक है। तो इसी के आगे आप लोग नोट कीजिएगा, COP दिख रहा होगा यहाँ पर। COP बराबर क्या होता है, N/W होता है। ठीक है, N/W क्या है, निकाली गई ऊष्मा बटे किया गया कार्य। ठीक है, जो भी ऊष्मा अवशोषित की जाती है किसी पिंड के द्वारा और जो उसमें कार्य करना होता है उसी को हम लोग COP बोलते हैं। तो यहाँ पर निष्कासित की गई ऊष्मा कितनी है, निकाली गई ऊष्मा P2 V2 log R अपॉन में क्या है, किया गया कार्य। कार्य कितना हम लोगों ने निकाल के रखा है, ये है P1 V1 log R माइनस P2 V2 log R। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या है, यहां से log R कॉमन ले लेंगे और इससे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा P2 V2, इसे अलग लिख देते हैं log R अपॉन log, दिख रहा होगा P1 V1 माइनस P2 V2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग ये नोट कर चुके होंगे, यहाँ पर उसको हम लोग लिख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा, P2 V2 अपॉन P1 माइनस P1 V1 माइनस P2 और V2। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा PV बराबर RT होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे RT2, क्योंकि ये V2 की जगह आयतन वाला लिया गया है, तो वहीं पर जब V2 आयतन है यहाँ पर तो T2 टेम्परेचर में लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा RT1 माइनस RT2। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, R कॉमन ले लेंगे नीचे से, T1 माइनस T2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल एंड आउट हो जाएगा। T2 अपॉन ये हो जाएगा T1 माइनस T2। तो हमारी जो COP है किसकी, ऊष्मा इंजन की, COP ऑफ ऊष्मा इंजन की T2 अपॉन T1 माइनस T2 आ गई। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब निकालेंगे किसकी, जो हमारा प्रशीतक है उसकी ऊष्मा को हम लोग निकालेंगे कि उसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे वो हम लोग आप देखते हैं, इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक की क्या निष्पादन गुणांक। तो इसका फॉर्मूला आप लोग क्या है देख चुके हैं पहले ही, वो होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन का, ये पूरा हम नहीं लिख रहे हैं। रेफ्रिजरेशन का क्या होता है, ऊष्मा निष्कासित बटे कार्य या कृत
कार्य। तो हमारी जो ऊष्मा निष्कासित थी पीछे आप लोग देखिएगा वो आई थी P1 V1 log R। तो यहाँ पर हम लोग उसे यूज कर लेते हैं P1 V1 log R। और हम लोगों ने कार्य उधर निकाल लिया था पहले ही, तो वो क्या था P1 V1 log R माइनस P2 V2 log R था। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, log कॉमन ले लेंगे और कट कर देंगे, तो सीधे हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं P2 V2। अब यहाँ पर भी PV बराबर होता है क्या RT होता है, यहाँ पर T1, ये क्या आ जाएगा RT1 माइनस RT2, RT2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग R से R कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2 आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि COP ऑफ हीट पंप, जो हमारा ऊष्मा इंजन था या ऊष्मा का पंप जो था, ये जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और जो हमारा रेफ्रिजरेटर है इनके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में हम लोग अंतर देख लेते हैं। इरेज कर दीजिए। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। COP ये किसकी हीट पंप इस तरीके से, माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो कितनी ये आई थी T1 माइनस T2 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, T1 माइनस T2 ऊपर भी आ जाएगा T1 माइनस T2, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा 1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इस तरीके से इसे पहले लिख लेंगे COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1। तो यही हमें प्रूव भी करना था। अब हम इसके नीचे लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को उस साइड भेज दें तो COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो COP होगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा रेफ्रिजरेटर का, वह सदैव एकांक अधिक होगा हीट पंप या फिर ऊष्मा इंजन की COP से। यहां पर ये लिख सकते हैं क्या चीज, रेफ्रिजरेटर की COP सदैव एकांक अधिक होगी, किससे एकांक अधिक होगी COP ऑफ ऊष्मा अधिक होगी ऊष्मा इंजन या पंप की COP से। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। और यही हमारी क्या है रिवर्स कार्नोट साइकिल है। इसी तरीके से कुछ हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो भी कार्य करता है। तो हम लोग अब देख लेते हैं इसके बाद में रेफ्रिजरेशन के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, इसे पहले नोट कर लीजिए इतना, फिर हम लोग उपयोग देख लेते हैं। फिर हमारा आज से यहाँ से ये चैप्टर हो जाएगा क्या खत्म। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से कार्नोट साइकिल पर आधारित जो हमारा रेफ्रिजरेटर साइकिल है या वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो किस तरीके से कार्य करती है कार्नोट साइकिल के रिवर्स चक्र पर। ठीक है, तो इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये ग्राफ भी बना लिए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं प्रशीतन के उपयोग और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ये आज से क्लोज। जो उपयोग हैं यूज, प्रशीतन के
उपयोग वो है, सबसे पहला उपयोग बोल सकते हैं घरेलू प्रशीतन में। घरों में हम लोग जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं खाद्य सामग्री को बचाने के लिए उसमें, ठीक है, तो लिख सकते हैं घरेलू प्रशीतन में, साथ में नोट करते जाइएगा। दूसरा हमारा जो है वो है व्यावसायिक। व्यावसायिक मतलब मक्खन, ब्रेड और केक वगैरह की जो शॉप होती है, दुकानें होती हैं, उनमें भी हम लोग रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं व्यावसायिक उपयोग में। व्यावसायिक प्रशीतन बोल देंगे सीधे। और औद्योगिक में, इंडस्ट्रीज में, अगला है वातानुकूलन। एयर कंडीशनिंग में क्या हम लोग रूम वगैरह को ठंडा करते हैं, जहाँ पर हम लोग हैं तो किसके द्वारा करते हैं, एसी के द्वारा करते हैं। अगला है पांचवा हमारा है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के उपयोग में, क्योंकि कंप्यूटर को भी ठंडी जगह चाहिए होती है। छठा है मेडिकल में, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हो गए किसके, प्रशीतन के। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज से हमारा चैप्टर भी एंड हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।